Assalamualaikum dear students, welcome to Deep's virtual class. This is your biology class. I am your teacher Miss Sadaf. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास की टेक्स्ट बुक जो बायो की है उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था कि 10th क्लास की बुक में कितने चैप्टर प्रेजेंट हैं और हर चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है गैसेस को, जबकि एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ कंसर्न होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि जो गैसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन गैसेस को यूज़ करते हैं उन गैसेस का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तबादला या एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं इस चैप्टर की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं उन सब को अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, रोज़मर्रा के काम वगैरह करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इन सारी सरगर्मियों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं? अपने फूड से। हमें पता है हम जब खाना खाते हैं तो उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम कोई अपना काम परफॉर्म कर सकें, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है इस पूरी अर्थ के ऊपर वो है सन लाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि जो सन लाइट है वो ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उस सन लाइट पे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करती हैं? 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, एक होती है फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और दूसरी कैटेगरी होती है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाती हैं, वो वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, जो अपनी खुराक खुद बना सकती हैं, किसको यूज़ करके? सनलाइट को। ठीक है, फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के रिज़ल्ट में वो सनलाइट की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फूड ग्लूकोज की फॉर्म में वो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में बना लेती हैं। ठीक है, और जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो इन ई फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से वो वाला फूड जिसमें सोलर एनर्जी जो है अब केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट है उसी फूड को लेती हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस करती हैं, उस फूड की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी को वो उस फूड से लेकर अपनी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह को परफॉर्म करती हैं। तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सनलाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं कि यानी दरमियान में वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से सनलाइट को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में लेकर अपनी एनर्जी को हासिल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेन प्रोसेसेस का जिक्र किया गया है, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा रिस्पायरेशन। ठीक है, एक हम लोगों ने जिक्र किया है फोटोसिंथेसिस का, दूसरा जो प्रोसेस है वो कौन सा है? रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको ओवरव्यू ले लेती हूँ क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में इसका एक्सप्लेन से पढ़ लिया है। फोटोसिंथेसिस वो वाला प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट को यूज़ करती हैं और अपना ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज की फॉर्म में वो फूड बना लेती हैं, और इस पर्पसेस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, एनर्जी वो सनलाइट से लेती हैं। समझ आ गई? और ये ऑर्गेनिक जो फूड है इसमें अब जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
फोटोसिंथेसिस के बाद सेकंड प्रोसेस जो कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो कौन सा है? रिस्पायरेशन का। ये क्या करती हैं? इन ही ग्रीन प्लांट से जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में अपना फूड प्रिपेयर किया है उसी फूड को लेती हैं, उस फूड की ब्रेक डाउन करती हैं और रिज़ल्ट में उस फूड को दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करती हैं और इस कन्वर्ट करने के रिज़ल्ट में लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी स्टोर होती है उस फूड में वो रिलीज़ होती है और उस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को वो यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह को परफॉर्म करती हैं। तो ये था हमारे पास दो मेन प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब परफॉर्म होता है वहाँ पे एक गैस की ज़रूरत होती है जिसे बोलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि पिक्चर में बताया हुआ है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करें फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट के लास्ट में ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करती हैं और फिर इसी ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज़ करती हैं। इस ऑक्सीजन को यूज़ करके वो फूड के मॉलिक्यूल की उनकी ब्रेकडाउन होती है और रिज़ल्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे दो मेन गैसेस का जिक्र हुआ है, एक है ऑक्सीजन और दूसरी गैस कौन सी हम लोगों ने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं इसे हम लोग आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन से पढ़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आती हैं। तीन टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे जिसके बारे में अभी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। एक है ब्रीथिंग, दूसरी है गैसियस एक्सचेंज और तीसरी है रिस्पायरेशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग तीनों चीज़ों को मोस्टली सेम ही कंसिडर करते हैं, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज को। लेकिन इन तीनों का ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, दूसरी तीसरे पे। ठीक है, और तीनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से तीनों टर्मिनोलॉजीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग इनकी डेफिनेशन के बाद हम लोग इनका आपस में रिलेशनशिप को फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग सिंपल, ब्रीथिंग का लफ्ज़ी मीनिंग क्या है? उर्दू मीनिंग के सांस लेना। सिंपल जो हम लोग अपने नोज़ के थ्रू बाहर से एयर को अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं यानी इंटर करते हैं और फिर जो सांस अपने नोज़ के थ्रू रिमूव कर देती है, रिलीज़ कर देती है अपनी बॉडी से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। जैसा कि ये शो भी हुआ है पिक्चर्स में कि ये जो बंदा है जो शो हुआ है पिक्चर में, सिंपल ये एयर को अपनी बॉडी में नोज़ के थ्रू जो इंटर कर रहा है और फिर नोज़ के थ्रू इस एयर को बॉडी से रिमूव कर देता है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीथिंग। स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्रीथिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। कि ब्रीथिंग हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कौन सा होता है? जिसे हम खुद परफॉर्म करती हैं। ठीक है, एयर को हम लोग ब्रीथिंग, एयर को एक्सहेल या एयर को जब इनहेल करती हैं तो ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। हम अपनी मर्ज़ी से नोज़ के थ्रू एयर को अपनी बॉडी में इंटर कर रहे हैं और नोज़ के थ्रू हम एयर को अपनी बॉडी से रिमूव करती हैं। तो एनिमल्स का वो वाला प्रोसेस, वो वाला फ़िज़िकल प्रोसेस जिसमें वो एयर को बॉडी में इंटर करती हैं और फिर उसी एयर को अपनी बॉडी से आउट कर देती हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग एयर इंटर कर रहे हैं अपनी बॉडी में वो फ्रेश एयर है। फ्रेश एयर का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ये वाली एयर हमारे नोज़ के थ्रू इंटर होके हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, जब ये लंग्स तक जाती है, लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के छोटे छोटे यूनिट, जैसे ब्रेन का हमारे पास यूनिट न्यूरॉन आ जाता है, किडनी का यूनिट नेफ्रॉन आ जाता है, इसी तरह लंग्स का जो बेसिक यूनिट है वो है एल्वोलाई।
एल्वोलाई बिल्कुल हमारे पास छोटे छोटे, जिस तरह अंगूरों के गुच्छे होती हैं, इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेश एयर हमारे नोज़ से इंटर होके जब हम सांस लेते हैं, कहाँ तक जाती है? हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक। फेफड़ों में जब हमारी फ्रेश एयर जाती है, वहाँ पे दो गैसेस की हम लोग कंसंट्रेशन देखेंगे, एक ऑक्सीजन की, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की। हमारे जो एयर इंटर हुई है हमारे लंग्स के अंदर, हमारे एल्वोलाई तक पहुँची है, उस एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है, हमारे एल्वोलाई के इर्द गिर्द ही, जैसा कि ये मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बता रही हूँ, ये जो ब्लू कलर के आपको नीचे वाली पिक्चर में ब्लू कलर का जो सेक सा या राउंडेड सा स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये है एल्वोलाई। एल्वोलाई के इर्द गिर्द प्रेजेंट है ब्लड कैपलरीज। रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ब्लड कैपलरीज। ठीक है, हमारे एल्वोलाई तक हमने नोज़ के थ्रू क्या ली? एयर, फ्रेश एयर, जो कि कहाँ तक आ गई? हमारे एल्वोलाई में। ठीक है, एल्वोलाई में जब वो आई, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, जबकि इर्द गिर्द जो ब्लड कैपलरीज है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस एयर के मुकाबले में क्या है? कम है। ठीक है, दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को देखती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड कैपलरी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस ब्लड में ज़्यादा है, और एल्वोलाई में उसकी एल्वोलाई में जो एयर प्रेजेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? डिफ्यूजन का। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का दोबारा से मैं डिफ्यूजन के बारे में बताती हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से 9th क्लास में। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन के रीजन से मूव करते हैं, किसकी तरफ? लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ। हायर कंसंट्रेशन रीजन का क्या मतलब है? कि वो वाला एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है? ज़्यादा, जबकि दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन वो वाला एरिया है जहाँ पे उन्हीं सेम एयर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है? तादाद क्या है? कम है। तो जब एक तरफ एयर के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी, तो ज़्यादा तरफ से मॉलिक्यूल कम वाली तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कम वाली तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है, जो तादाद है, वो बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे पास एल्वोलाई के अंदर एयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि ब्लड कैपलरीज में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हैं? कम हैं। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ से? एल्वोलाई से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे? ब्लड कैपलरीज की तरफ। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो मैंने बताई है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है और एल्वोलाई में क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? ज़्यादा वाली तरफ से, यानी ब्लड कैपलरी से वो किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे? एल्वोलाई में एयर की तरफ। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन सिंपल यहाँ पे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है? ब्रीथिंग जो है, सिर्फ ब्रीथिंग वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं अपने नोज़ के थ्रू, और वो एयर कहाँ तक चली जाती है? हमारे लंग्स तक। और फिर लंग्स में जब प्रोसेस हो जाएगा आगे गैसियस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन का, तो दोबारा से जो एयर बाहर रिमूव हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग के बाद मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, गैसियस एक्सचेंज का। ब्रीथिंग के रिज़ल्ट में एयर जो है वो नोज़ से कहाँ तक पहुँचाइए? हमारे लंग्स में। लंग्स में अब कौन सा प्रोसेस होगा? गैसियस एक्सचेंज का। यानी ब्रीथिंग के बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज। जब एयर हमारे लंग्स में आ जाएगी, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी एयर जो है एल्वोलाई तक पहुँच के, जैसा कि मैंने अभी आपको सारा मैकेनिज्म बताया था कि एल्वोलाई में फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है वो एयर से, यानी एल्वोलाई से
ब्लड कैपिलरीज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी और रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एल्वोलाई में जो एयर है उसमें कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ऑपोजिट यानी कि ब्लड कैपिलरी से किसकी तरफ, एल्वोलाई की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस को जिसमें एक गैस हमारे पास एक एरिया एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाती है और दूसरी गैस ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई की तरफ आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तबादला। यानी एक चीज़ जा रही है दूसरी चीज़ वापस आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, तबादला। लेकिन तबादला किस चीज़ का हो रहा है, गैसेस का, तो इसे हम बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन यानी गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए मस्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी एक तरफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ लो होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के बाद तीसरी चीज़ की तरफ आती है, कौन सी है, रिस्पायरेशन। तीसरी टर्मिनोलॉजी, थर्ड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वो है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या है, पहले ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होगा तो फिर उसके बाद रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। यहाँ पे जब गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाएगा, यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ब्लड की तरफ आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर की तरफ चली जाएगी, तो उसके बाद प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास सेलुलर लेवल पे होता है, यानी एक सेल के लेवल पे। ब्लड, जब हमारे पास ऑक्सीजन इंटर हो जाएगी ब्लड में, हमारा ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेकर हमारी बॉडी के हर सेल की तरफ जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी के हर सेल, जितने भी बॉडी के सेल हैं, उन सब की तरफ हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को जो उसने कहाँ से ली है, लंग से, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, जब उस ऑक्सीजन को हर सेल की तरफ लेके जाएगा, हमारी बॉडी के हर सेल में, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हमारी बॉडी के हर, जब हम फूड खाना खाते हैं, उस खाने की फूड की आप लोगों ने 9th क्लास में न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब खाना खाते हैं उस खाने की हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होती है, वो वाला खाना जो है लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और किस में, लिपिड्स उस खाने में हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं। उस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की क्या होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होती है। लास्ट में वो वाला फूड हमारी बॉडी के सेल में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के हर सेल में। ठीक है, वो फूड उस टाइम तक स्टोर ही रहता है, हमें एनर्जी नहीं देता जब तक कि उस फूड की ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, और उस फूड की ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारा फूड जो हमारे सेल में ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। जब उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जब हम लोग रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ब्लड में ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर सेल की तरफ लेके जाता है। हमारी बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन मिलने से बॉडी के हर सेल को उस ग्लूकोज की क्या होगी, उस फूड की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, और उस फूड की ब्रेक डाउन के प्रोसेस को ऑक्सीजन की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, फूड से रिलीज़ हो रही है एट सेलुलर लेवल। किस लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे। बॉडी का हर सेल जो है उस ऑक्सीजन को लेता है। उस ऑक्सीजन को लेने के बाद उसके फूड की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और उस फूड में से एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को यूज़ करके हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो रिस्पायरेशन हमारे पास, मैं दोबारा बताती चलूँ, रिस्पायरेशन इन दिस प्रोसेस फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कि फूड मॉलिक्यूल किस में टूट जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और रिजल्ट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है।
समझ आ गई। यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फूड के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, किसको यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके। और फूड के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होने के बाद कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे पास सेल के अंदर फूड की ब्रेक डाउन होगी, ऑक्सीजन वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हमारे ब्लड में इंटर होगी। हमारा ब्लड उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ तक लाएगा, लंग्स तक। लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रिज़ल्ट में एयर की तरफ जा रही थी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के प्रोसेस से दोबारा से हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये हमारे पास था रिस्पायरेशन। कंपेयर रिलेशनशिप में तीनों टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको बताती चलूँ। इस फ्लो चार्ट से 3 टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, एक ब्रीथिंग, दूसरा गैसियस एक्सचेंज, तीसरा सेलुलर रिस्पायरेशन या सिंपल रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में सबसे पहली लाइन में देखें, ब्रीथिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एयर मूव्स टू लंग्स, कि हम लोग क्या करते हैं, एयर को मूव्स करते हैं, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू इंटर होती है और लंग्स तक वो मूव करती है। ठीक है, यानी एयर मूव्स करती है, लंग्स तक आती है। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ब्रीथिंग का। लेकिन ब्रीथिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। ब्रीथिंग का प्रोसेस कौन से प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज को। जो हमारे पास एयर इंटर होके हमारे लंग्स तक आएगी, वहाँ पे उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू एल्वोलाई से किस में इंटर हो जाएगी, ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में इंटर होने के बाद उस ऑक्सीजन को हमारा ब्लड कहाँ तक लेके जाएगा, हमारे सेल्स तक, बॉडी के हर सेल्स की तरफ। बॉडी के हर सेल्स में जो फूड स्टोर है, उस फूड की ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए क्या होती है, ऑक्सीडेशन, यानी फूड की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, अब इसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया था सेलुलर रिस्पायरेशन में कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए फूड टूटता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है, रिजल्ट में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, वाटर को हमारे सेल यूज़ कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और साथ में एनर्जी, उस एनर्जी को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड दोबारा से किसकी तरफ लाएगा, हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स में आप गैसियस एक्सचेंज होगी, वो वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारे एयर में, एल्वोलाई में, लंग्स में। ठीक है, ब्लड से लंग्स में चली जाएगी और फिर वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से दोबारा से हम लोग जो सांस निकालती हैं, एक्सहेल करती हैं, वो हमारे नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तीनों का रिलेशनशिप है। सबसे पहले ब्रीथिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ब्रीथिंग के बाद, ब्रीथिंग का होने के बाद, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज के बाद रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन से दोबारा गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज से दोबारा ब्रीथिंग होती है और इसी तरह हमारी बॉडी में जो रिलेशनशिप है वो चलता रहता है। जैसा ये इस पिक्चर में आप लोगों की बुक का पेज बताया हुआ है। आज हम लोगों ने ये वाला पेज पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज का, टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं, रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। इसके अलावा हम लोगों ने ये जो टेबल बताया हुआ है, फ्लो चार्ट बताया हुआ है आपकी बुक का, इसको स्टडी किया है। ठीक है, आप लोगों होप सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की। ठीक है, होमवर्क आप लोगों का क्या है, बुक से इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। बेस्ट ऑफ लक।